आज की क्लास में जाएंगे हम इनहोमोजेनियस रिकरेंस के लिए। तो पर्टिकुलरली जब कभी भी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड से कोई रिकरेंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे रिकरेंसेस तीन टाइप के होते हैं। रिकरेंस हो सकता है हमारा होमोजेनियस, रिकरेंस हो सकता है हमारा इनहोमोजेनियस, रिकरेंस हो सकता है हमारा लॉगरिथमिक। तो कल की क्लास में हमने फोकस किया था हाउ टू सॉल्व होमोजेनियस टाइप ऑफ रिकरेंसेस विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड। आज की क्लास में हम फोकस करेंगे इनहोमोजेनियस रिकरेंसेस को कैसे सॉल्व करेंगे। अब इनहोमोजेनियस रिकरेंसेस को कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए इनहोमोजेनियस रिकरेंसेस आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। तो डेफिनेशन है इनहोमोजेनियस रिकरेंस का, इफ sum of the linear term of a equation is not equal to zero then recursion is called inhomogeneous recurrence। यानी अगर रिकर्सन आपको कोई दिया हुआ है और उस रिकर्शन में जो टी वाले टर्म्स है, ये वाले टी वाले टर्म को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में रख दे तो राइट हैंड साइड में अगर नॉन जीरो वैल्यू आती है तो फिर उस रिकरेंस को होमोजेनियस रिकरेंस बोलेंगे। कल की क्लास में हमने अपने देखा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में टी वाले सारे टर्म रखते थे तो राइट हैंड साइड में ओनली जीरो बचता था, इसलिए उसको हमने होमोजेनियस बोला था। अब ये इनहोमोजेनियस, इसका मतलब यहाँ कोई तो भी एक हेटेरोजेनियस टर्म है, सारे के सारे टर्म सिमिलर नहीं है, यानी होमो नहीं है। कोई तो भी एक अलग वाला टर्म है, यानी टी के अलावा दूसरा टर्म यहाँ पे बचा हुआ रहेगा। दैट्स व्हाई द रिकरेंस इज कॉल्ड एज इनहोमोजेनियस रिकरेंस। अब जनरल फॉर्मेट, इनहोमोजेनियस रिकरेंस का जनरल फॉर्मेट है ये जीरो टी एन प्लस ये वन टी एन माइनस वन प्लस ये टू टी एन माइनस टू इज इक्वल्स टू बी रेज टू पावर एन पी ऑफ एन, वेयर बी इज ए कांस्टेंट एंड पी ऑफ एन इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री डी। तो इस रिकर्सन इक्वेशन को अगर देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखते हैं तो सारे के सारे टर्म आपको टी वाले दिखते हैं, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट है, यानी कोएफिशिएंट रहेगा। ये जीरो की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 8 में भी एनी वैल्यू। तो टी का कोएफिशिएंट कुछ भी रहेगा, बट लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे टर्म जो है वो आपके टी वाले हैं, और राइट हैंड साइड में टी वाले टर्म तो नहीं है लेकिन जीरो भी नहीं है। तो जब टी वाले सारे टर्म अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं तो राइट हैंड साइड में अगर नॉन जीरो वैल्यू अगर रहती है तो उसको कहते हैं हम इनहोमोजेनियस रिकरेंस। यहाँ एग्जांपल दिया है n प्लस थ्री प्लस सिक्स टी एन प्लस टू प्लस एट टी एन प्लस वन प्लस फाइव टी एन इज इक्वल टू रेज टू पावर एन। अब इस रिकरेंस को हम इनहोमोजेनियस बोलेंगे। रीजन, इनहोमोजेनियस कहने का बेसिक रीजन इसलिए है क्योंकि इस रिकरेंस को केयरफुली अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे टी के टर्म है, बट राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है, इसलिए इस रिकरेंस को बोलेंगे हम इनहोमोजेनियस रिकरेंस। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि इनहोमोजेनियस रिकरेंस किसको कहते हैं। कल की क्लास में टी वाले सारे टर्म एक बाजू जब हमने कर दिए थे तो राइट हैंड साइड में जीरो था, यानी यहाँ टू रेज टू पावर एन की जगह जीरो था, लेकिन आज आपको दिख रहा होगा कि टी के सारे टर्म अगर हम एक बाजू कर देते हैं तो राइट हैंड साइड में जीरो नहीं बचता, जीरो की जगह कोई तो भी नॉन जीरो वैल्यू रहती है, और जब कभी भी कोई नॉन जीरो वैल्यू रहेगी दिस इज व्हाट कॉल्ड एज इनहोमोजेनियस रिकरेंस। अब इनहोमोजेनियस रिकरेंस को सॉल्व कैसे करेंगे? तो इनहोमोजेनियस रिकरेंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ये बिल्कुल होमोजेनियस रिकरेंस को सॉल्व करने के समान ही है। यहाँ अगर आप देखते हैं इस डायग्राम में तो स्टेप 1 to 7 जो स्टेप्स है ये सारे के सारे स्टेप हमने कल की क्लास में देखा था, यानी जब हमने देखा था कि होमोजेनियस रिकरेंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो होमोजेनियस रिकरेंस को सॉल्व करते वक्त टोटल सातों के सातों स्टेप थे। यहाँ पे इनिशियली हमें एक एडिशनल स्टेप ऐड करना पड़ता है, और वो एडिशनल स्टेप है कि अगर आपको कोई इनहोमोजेनियस रिकरेंस दिया है तो उस इनहोमोजेनियस रिकरेंस को सबसे पहले आपको होमोजेनियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट इनहोमोजेनियस टू होमोजेनियस मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हमें इनहोमोजेनियस रिकरेंस अगर दिया है तो उसको होमोजेनियस रिकरेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक बार अगर हमें होमोजेनियस रिकरेंस मिल गया तो फिर पूरा प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है जो हमने कल की क्लास में किया था। तो कल की क्लास में हमने क्या किया था, कल की क्लास में हमने सारे के सारे टोटल 7 किए थे। तो सिमिलरली वी हैव टू ऑल द 7 स्टेप्स जिससे कि होमोजेनियस रिकरेंस हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इनहोमोजेनियस रिकरेंस से सॉल्व करने का एक सिंपल सा फंडामेंटल ये है कि सबसे पहले इनहोमोजेनियस रिकरेंस को होमोजेनियस में कन्वर्ट कर लो, और एक बार अगर आपको होमोजेनियस रिकरेंस मिल गया तो फिर
होमोजेनियस रिकरेंस को सॉल्व करने के लिए जो 7 स्टेप्स प्रोसीजर होती है वो 7 स्टेप प्रोसीजर हमें अप्लाई करना है। तो हाउ टू सॉल्व इन होमोजेनियस रिकरेंस, इस चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हो, एक छोटी सी चीज हमको समझ लेना है कि जैसे हमने यहाँ पे बोला था कि इनहोमोजेनियस रिकरेंस को सॉल्व करने के लिए पहले हमें इनहोमोजेनियस को होमोजेनियस में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे करते हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इनहोमोजेनियस रिकरेंस को अगर होमोजेनियस में अगर कन्वर्ट करना है तो ये 3 स्टेप प्रोसीजर होती है। होमोजेनियस को सॉल्व करना है तो 7 स्टेप प्रोसीजर है, लेकिन इससे पहले हमें ये 3 स्टेप प्रोसीजर लगाना पड़ता है, जिसमें इनहोमोजेनियस को सबसे पहले होमोजेनियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इनहोमोजेनियस रिकरेंस को होमोजेनियस रिकरेंस में अगर कन्वर्ट करना है तो व्हाट वी हैव टू डू। स्टेप 1, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स ऑफ अ रिकरेंस बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन 1। Step 2, replace n by n minus 1 in equation 2. And step 3, subtract equation 3 from equation 1. अब एग्जैक्टली ये तीनों स्टेप्स क्या है, जब हम किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आपको फिलहाल के लिए इतना याद रखना है, व्हाट वी हैव टू डू। फिलहाल के लिए हमें इतना याद रखना है कि हमें मल्टीप्लाई, रिप्लेस एंड सब्सट्रैक्ट ऐसा 3 स्टेप प्रोसेस अप्लाई करना है। मल्टीप्लाई, रिप्लेस एंड सब्सट्रैक्ट ऐसा 3 स्टेप प्रोसेस सबसे पहले हमें अप्लाई करना है, जिससे कि हम इन होमोजेनियस रिकरेंस को होमोजेनियस रिकरेंस में कन्वर्ट कर सके। गेटिंग इट? नाउ इसी चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इसे हमने एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया सवाल लिया है। क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन बाय द मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ पे एक रिकरेंस रिलेशन दिया है और इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड से सॉल्व करना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड से सॉल्व करते वक्त रिकरेंस दिया है t of n is equals to 1 if n equals to 0, 4tn minus 1 plus 2 raised to power n otherwise। अब ये रिकरेंस होमोजीनियस है या इनहोमोजीनियस है, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस रिकरेंस को अगर आप देखते हो तो गिवन रिकरेंस जो है वो है t of n is equals to 1 if n equals to 0, अदरवाइज 4tn minus 1 plus 2 raised to power n। हमने t वाले सारे टर्म एक बाजू कर दिए, tn और tn minus 1, राइट हैंड साइड में बचता है 2 raised to power n। यानी एक बार अगर हमने t वाले सारे टर्म लेफ्ट हैंड साइड में अगर लेके चले गए तो राइट हैंड साइड में अगर नॉन जीरो वैल्यू बचती है तो उस रिकरेंस को हम होमोजेनियस रिकरेंस कहते हैं। इसलिए इक्वेशन 1 में हमारे पास जो रिकरेंस है ये इनहोमोजेनियस रिकरेंस है। तो व्हाट वी हैव टू डू, हम जो रिकरेंस दिया हुआ है वो इनहोमोजेनियस रिकरेंस है। और जब कभी भी इनहोमोजेनियस रिकरेंस को सॉल्व करना होता है, सबसे पहले इनहोमोजेनियस को होमोजेनियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय 3 स्टेप प्रोसेस। और उसके बाद जैसे ही हमारे पास होमोजेनियस रिकरेंस मिल जाएगा, हमें 7 स्टेप प्रोसेस अप्लाई करके उस होमोजेनियस रिकरेंस को सॉल्व करना है। इसलिए अभी हम स्टडी करेंगे हाउ टू कन्वर्ट इनहोमोजेनियस टू होमोजेनियस रिकरेंस। अब कैसे, जैसे देखिए हमने बोला था कि इनहोमोजेनियस रिकरेंस को होमोजेनियस रिकरेंस में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें 3 स्टेप प्रोसेस अप्लाई करना होता है। तो अब ये 3 स्टेप प्रोसेस कैसे अप्लाई करते हैं, दैट वी हैव टू स्टडी। तो 3 स्टेप प्रोसेस पे सबसे पहला प्रोसेस है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ रिकरेंस बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कोएफिशिएंट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सा है? इक्वेशन 1 आपका वही इक्वेशन है जो आपको प्रॉब्लम में दिया गया था, जिसको आपने आइडेंटिफाई किया था कि गिवन रिकरेंस जो है वो इनहोमोजेनियस रिकरेंस है। और जब कभी भी कोई इनहोमोजेनियस रिकरेंस आपको दिया हुआ रहेगा, आपको क्या करना है, उस रिकरेंस के राइट हैंड साइड में जो भी आपको कोएफिशिएंट दिया है उस कोएफिशिएंट के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ये समझिए। इक्वेशन 1 में जो आपके पास रिकरेंस है वो कौन सा है, tn minus 4tn minus 1 is equals to 2 raised to power n। इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जाओ, क्या है आपके पास, 2 raised to power n। तो 2 raised to power n इस टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 2। 2 raised to power n इस टर्म का कोएफिशिएंट है 2 और उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा पॉजिटिव 2। अगर इक्वेशन 1 में ये वाला इक्वेशन शायद ऐसा होता, tn minus 4tn minus 1 is equals to minus 2 raised to power n, फिर उसका मैग्नीट्यूड क्या होता, कोएफिशिएंट का मैग्नीट्यूड फिर से पॉजिटिव होता। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है।
एंड दैट्स वाई यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो टर्म आपके पास है वो है Tn टू रेस्ट टू पावर n, और टू रेस्ट टू पावर n इस टर्म का कोएफिशिएंट जो है वो है 2, और 2 का मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो रहेगा फिर से पॉजिटिव 2। शायद यहाँ पे माइनस टू रेस्ट टू पावर n भी होता तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 2। तो अभी आपको क्या करना है, इस इक्वेशन 1 को उस 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसलिए हमने क्या किया, इस 2 से Tn को मल्टीप्लाई किया, इस 2 से -4Tn-1 को मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई किया। तो अभी इक्वेशन क्या मिला, 2Tn - 2 × 4Tn-1 इज इक्वल्स टू 2 × 2 रेस्ट टू पावर n। इसी को हमने सिंप्लीफाई किया तो 2Tn - 4 × 2 -8Tn-1 इज इक्वल्स टू 2 × 2 रेस्ट टू पावर n। अब यहाँ पे हम 2 × 2 इज इक्वल्स टू 4 रेस्ट टू पावर n ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ 2 रेस्ट टू पावर n ऐसा इस 2 का पावर है और इस 2 का पावर क्या है 1, इसलिए हमको पावर वाला रूल यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। और पावर वाला रूल अप्लाई करने के बाद इस मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू होगा 2 रेस्ट टू पावर n + 1 एंड नाउ वी विल गेट इक्वेशन 2। तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि कैसे इनहोमोजेनियस रिकरेंस को होमोजेनियस में कन्वर्ट करें, और इनहोमोजेनियस रिकरेंस को होमोजेनियस में कन्वर्ट करने के लिए 3 स्टेप प्रोसेस अप्लाई करते हैं। उसमें का पहला स्टेप जो होता है वो होता है मल्टीप्लाई स्टेप, और अभी हमने मल्टीप्लाई स्टेप स्टडी किया है। तो आई थिंक मल्टीप्लाई स्टेप इज क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ वी हैव टू गो टू सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है रिप्लेस n by n-1 इन इक्वेशन 2। तो आपको अभी जो नया इक्वेशन मिला था, नया इक्वेशन क्या था, 2Tn - 8Tn-1 इज इक्वल्स टू 2 रेस्ट टू पावर n + 1। इस इक्वेशन में जहां जहां आपके पास n है उस n को आपको n-1 से रिप्लेस करना है। तो 2Tn में n जो होगा उसको n-1 से रिप्लेस कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2Tn-1। वैसे ही -8Tn-1 में n को n-1 से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा n-1 दैट विल बी इक्वल्स टू n-2, इसलिए पूरा टर्म बन जाएगा 8Tn-2 इज इक्वल्स टू दिस n 2 रेस्ट टू पावर n + 1 में n को अगर हम n-1 से रिप्लेस कर देंगे तो पूरा टर्म क्या बन जाएगा 2 रेस्ट टू पावर n। एंड देयरफॉर नाउ आफ्टर अप्लाइंग स्टेप 2 दैट इज रिप्लेस स्टेप अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिकरेंस बना है वो रिकरेंस है 2Tn-1 - 8Tn-2 is equals to 2 raised to power of n. So this is what the equation number 3 which we got after replacement of n by n-1 in equation 2. तो इस तरीके से हमारे दो स्टेप क्लियर हो गए। पहले स्टेप पे हमने मल्टीप्लाई किया था मैग्नीट्यूड ऑफ कोएफिशिएंट से, सेकंड स्टेप में हमने रिप्लेस किया। अब हमारा थर्ड स्टेप बचा हुआ है। थर्ड स्टेप है सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था हमारा ओरिजिनल इक्वेशन जो हमें प्रॉब्लम में दिया था, और इक्वेशन 3 था, इक्वेशन 3 है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2, यानी मल्टीप्लाई और रिप्लेस के बाद जो बना था वो इक्वेशन रहेगा इक्वेशन 3। इसलिए यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 लिखा है Tn - 4Tn-1 इज इक्वल्स टू 2 रेज़्ड टू पावर n। रिकरेंस वो है जो हमको दिया था, और इक्वेशन 3 में का जो रिकरेंस है जो हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 अप्लाई करने के बाद जो रिकरेंस मिला था यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2Tn-1 - 8Tn-2 इज इक्वल्स टू 2 रेज़्ड टू पावर n। इस रिकरेंस को हमने यहाँ पे लिया है, इसलिए 2Tn-1 - 8Tn-2 इज इक्वल्स टू 2 रेज़्ड टू पावर n। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को आपको सब्सट्रैक्ट करना है, इसलिए मैंने फर्स्ट रो में जो लिखा हुआ है दैट इज इक्वेशन 1। देख सकते हैं आप Tn - 4Tn-2 इज इक्वल्स टू 2 रेज़्ड टू पावर n। 4Tn-1 चाहिए ना रो में, वेयर फर्स्ट इक्वेशन में वेयर फर्स्ट लाइन 2Tn 4Tn yes it should be first row, that is my mistake. Here it should be 4Tn-1, correct, you are correct. So that is a printing mistake, we have to clarify later on। लेकिन यहाँ ये मिस्टेक है, आप फिलहाल के लिए समझिए कि इस टर्म का एक्चुअल वैल्यू कितना है 4Tn-1, इसलिए यहाँ जो लिखा हुआ है ये है हमारा इक्वेशन 1 Tn - 4Tn-1 इज इक्वल्स टू 2 रेज़्ड टू पावर n, और सेकंड जो है वो इक्वेशन 3 है, सेकंड रो में जो लिखा है दैट इज 2Tn
अब आपने ये नहीं बोलना कि ये माइनस क्यों लिखा है, उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ बाद में। 2t(n-1) माइनस 8t(n-2), तो अभी साइन पे आप ध्यान मत दो, साइन ऐसे क्यों लिखे हो बाद में मैं समझा रहा हूँ, आप सिर्फ टर्म पे ध्यान दो। 2t(n-1), 8t(n-2) and 2n। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इस इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस करना है। अब जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करते वक्त tn वाली टर्म से tn वाली टर्म को माइनस किया जा सकता है, और tn-1 वाली टर्म में से ही tn-1 वाली टर्म को माइनस किया जा सकता है। वैसे ही tn-2 वाली टर्म में से tn-2 वाली टर्म को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इस tn में से माइनस करने के लिए इक्वेशन 3 में कुछ है नहीं, तो डायरेक्टली हमको tn मिलेगा। लेकिन -4tn-, उसमें से -8tn-2 को करना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड दैट्स सॉरी इट इज नॉट -8, इट इज +2। तो -4tn-1 इस टर्म में से +2tn-1 को हमें माइनस करना है, तो ये प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो ये बन जाएगा -2, इसलिए -4tn-1 -2tn-1 ऐसा ही हो जाएगा। तो सब्सट्रैक्शन मिलेगा हमें फाइनल -6tn-1। देन नेक्स्ट, ये tn-2 को माइनस करने के लिए जिसमें से माइनस करना, ऐसी कोई टर्म हमारे पास है ही नहीं, और इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए टर्म मिल रहा है हमको 8tn-2। तो यहाँ पे केयरफुली ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो में जो लिखा है बेटा वो है हमारा इक्वेशन 1। बाय मिस्टेक ये n-2 हुआ, इट शुड बी tn-1। और सेकेंड रो में जो लिखा है दैट इज इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 को 1 में से सब्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ जितने भी टर्म है सबको हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ये +2 जो है वो -2 हो जाएगा, ये -8 जो है ये प्लस हो जाएगा, और ये +2n जो है वो माइनस हो जाएगा। और सब्सट्रैक्शन करने के बाद फाइनल जो इक्वेशन मिलेगा होगा tn -6tn-1 + 8tn-2 और 2n-2n जो हो जाएगा, इट विल बी 0। तो हमारा फाइनल इक्वेशन जो मिला वो इक्वेशन हमें मिल रहा है tn -6tn-1 + 8tn-2 = 0। अब हमें गौर से इस इक्वेशन को देखना है जो हमें इक्वेशन 4 मिला है आफ्टर परफॉर्मिंग द सब्सट्रैक्शन। इस रिकर्शन को ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने टर्म्स है सारे के सारे t वाले टर्म है, जबकि राइट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो आपको मिल रहा है 0। तो ऐसे रिकरेंस को हम होमोजेनियस रिकरेंस बोलेंगे या इनहोमोजेनियस? तो हमने स्टडी किया है इससे पहले कि टी वाले सारे टर्म अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में कर देते हैं और राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 बचता है, तो ऐसे रिकरेंस को क्या बोलते हैं हम? होमोजेनियस। एंड दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट होमोजेनियस रिकरेंस। तो यही तो हमारा एम था। हमारा एम क्या था? हमारा एम था कन्वर्शन ऑफ इनहोमोजेनियस टू होमोजेनियस, क्योंकि हमने बोला था कि अगर हमें इनहोमोजेनियस रिकरेंस अगर दिया है तो उसको होमोजेनियस में कैसे कन्वर्ट करें। तो इनहोमोजेनियस को होमोजेनियस में कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका था 3 स्टेप प्रोसेस अप्लाई करना है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, कभी भी अगर हमको इनहोमोजेनियस रिकरेंस दिया है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? इनहोमोजेनियस रिकरेंस को होमोजेनियस में कन्वर्ट करना पड़ता है। और इनहोमोजेनियस को होमोजेनियस में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर रिप्लेस करना है, और फिर सब्सट्रैक्ट करना है। हमने वही चीजें की। हमने क्या किया? पहले मल्टीप्लाई, बाद में किया हमने रिप्लेस, और बाद में किया हमने सब्सट्रैक्ट। ये सब करने के बाद में हमें जो रिकरेंस मिला है कौन सा रिकरेंस है? होमोजेनियस। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. So this is about how to convert inhomogeneous recurrence to homogeneous. तो यहाँ हमने इनहोमोजेनियस रिकरेंस को होमोजेनियस में कन्वर्ट कर दिया, और इसके बाद की सारी जो प्रोसेस है वो आपको ऑलरेडी क्लियर है। 7 स्टेप प्रोसीजर कल क्लास में जो हमने पढ़ा था, अभी वही सारा प्रोसेस हमें अप्लाई करना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 एंड स्टेप 7। तो अगर आपने कल की क्लास सीरियसली अगर अटेंड की है तो नाउ यू आर एबल
टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फर्दर। आप आगे चल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ यू हैव टू कंसीडर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस एज ए न्यू प्रॉब्लम। अब आपको इसको एज ए न्यू प्रॉब्लम कंसीडर करना है और स्टेप 1 से लेकर स्टेप 7 तक की सारी प्रोसीजर अप्लाई करना है। तो नाउ वी हैव टू स्टडी इट। तो अभी हम इसको अप्लाई करेंगे। स्टेप 3 हो गया, अभी है हमारा स्टेप 1। तो स्टेप 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ होमोजेनियस रिकरेंस, क्योंकि स्टेप 1 क्लियर था। कैसे ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले जो हमें होमोजेनियस रिकरेंस मिला है उस होमोजेनियस रिकरेंस को हम लिख लेते हैं। हमको जो होमोजेनियस रिकरेंस मिला था वो कौन सा था? Tn माइनस 6Tn-1 प्लस 8Tn-2। तो रिकरेंस को हमने लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रिकरेंस मिला था Tn-1 प्लस 8Tn-2। इसको नया रिकरेंस करके लिया। अब इसको ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ऑर्डर फाइंड आउट करने की प्रोसेस आपको क्लियर थी। क्या करना है हमको? इक्वल्स टू साइन से लेफ्ट हैंड साइड में चलना, इक्वल्स टू साइन से लेफ्ट हैंड साइड में चलना है और जितने टर्म है उनको ऑर्डर करते जाना है। तो पहला टर्म कौन सा मिलेगा? 8Tn-2। इसको ऑर्डर क्या करेंगे हम? 0। ऑर्डरिंग हमेशा 0 से स्टार्ट करता है, तो दिस इज ऑर्डर 0। नेक्स्ट 6Tn-1, नेक्स्ट Tn, that is the order. So what is the order of this particular recurrence? इस रिकरेंस का ऑर्डर हो गया हमारा 2। तो फाइनली ऑर्डर ऑफ होमोजेनियस रिकरेंस इज 2। ये हो गया हमारा स्टेप 1। एक बार हमें ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या थी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करना। तो स्टेप 2 है फॉर्मुलेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म करते वक्त हमने बोला था जो भी आपको होमोजेनियस रिकरेंस दिया हुआ है उस होमोजेनियस रिकरेंस में जितने भी टी वाले टर्म है उनको एक्स करके मार्क करके रखो। तो हमने एक्स करके मार्क करके रखा। नेक्स्ट वो एक्स को मल्टीप्लाई किया टी वाले टर्म के कोएफिशिएंट के साथ। तो इस टी का कोएफिशिएंट क्या है? 1, इसलिए हमने यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया। इसका कोएफिशिएंट 6, इसका कोएफिशिएंट 8, इनसे मल्टीप्लाई किया। उसके बाद एक्स को पावर असाइन करना था और पावर क्या रहेगा? ऑर्डर। इसलिए हमने हर एक टर्म को ऑर्डर असाइन किया। ऑर्डर 2 है इसलिए 2, ऑर्डर 1 है इसलिए रेज़ टू पावर 1, ऑर्डर 0 है इसलिए रेज़ टू पावर 0। बाद में इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किया, 1x² का मतलब x², 6 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 1 मीन्स 6x, 8 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 0 मीन्स 8। और बाद में हमने साइन को इम्पोर्ट किया। साइन को जब इम्पोर्ट करेंगे तो ये प्लस था इसलिए प्लस, ये माइनस था इसलिए माइनस, ये प्लस था इसलिए प्लस। इसलिए हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगा? x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो वी हैव कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आई थिंक दोनों स्टेप क्लियर है। यस सर। तो अभी तक हमने स्टडी किया कि कैसे इन होमोजेनियस रिकरेंस को होमोजेनियस में कन्वर्ट करने का बाय 3 स्टेप प्रोसीजर, जिसमें हमने किया मल्टीप्लाई, देन रिप्लेस, सब्ट्रैक्ट। ये सब करने के बाद हमारा था वो होमोजेनियस रिकरेंस में कन्वर्ट हो गया। और वंस वी गॉट द होमोजेनियस रिकरेंस, उसके बाद 7 स्टेप प्रोसीजर अप्लाई करना था। उसमें स्टेप 1 में हमने फाइंड आउट किया था ऑर्डर, हमने फाइंड आउट किया गिवन होमोजेनियस रिकरेंस का ऑर्डर था 2। सेकंड स्टेप था उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना। हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बना लिया। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है x² माइनस 6x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अभी है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है? जो रिकरेंस हमको दिया है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिला है स्टेप 2 में, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें मिला है, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना है। रूट फाइंड आउट। जो हम रूट फाइंड आउट करने वाले हैं, ये रूट फाइंड आउट करना हमारा स्टेप नंबर 3 था। बेटा प्लीज जिनके माइक म्यूट है वो म्यूट ही रखिए, क्योंकि डिस्टरबेंस आ रहा था। कल्पेश का माइक स्टार्ट हुआ था, वही मैं अनम्यूट कर रहा था। नाउ स्टेप 3। तो स्टेप 3 था x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का तरीका है आइदर बाय कैलकुलेटर या फिर आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6x को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि उसके कोएफिशिएंट 8 में 8 के फॉर्म में मिले,
तो 6 यानी -4 -2 एंड 4 2 जा 8 होता है। तो उस हिसाब से x² - 6x - 2x + 8 = 0। और यहाँ हमको रूट मिल रहा है x - 4 = 0 और x - 2 = 0, इसलिए रूट जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 4 एंड 2। तो दिस इज स्टेप 3। तो हमारा रूट 1 जो है वो 4 है, रूट 2 जो है वो 2 है। आप इनका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, आप R1 को 2 बोल सकते हैं, R2 को 4 बोल सकते हैं, लेकिन हमेशा एक कन्वेंशन फॉलो कीजिएगा, जो भी लार्जर वाला रूट रहेगा उसको फर्स्ट बोलने का और जो स्मॉलर रहेगा उसको सेकंड बोलने का। इससे फायदा कुछ नहीं है, इससे ओनली फायदा यह है कि हमारे कैलकुलेशंस को हम वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग अगर सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए आसान रहेगा। इसलिए आगे से हम एक स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, जो भी बड़ा वाला रूट रहेगा उसको फर्स्ट वाला बोलेंगे और स्मॉलर रहेंगे उसको नेक्स्ट वाला रूट बोलेंगे। दिस स्ट्रेटेजी वी हैव टू अप्लाई। तो स्टेप नंबर 3 अभी मिल गए हमें रूट्स R1 = 4 एंड R2 = 2। नेक्स्ट है हमारा स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 है जैसे ही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट मिल गए फिर केस आइडेंटिफाई करना। तो अभी हम केस आइडेंटिफिकेशन के लिए जाएंगे। स्टेप 4 आइडेंटिफाई केस। हमने बोला था टोटल 3 केसेस है और हमारे जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो आइदर केस 1 या केस 2 से रिलेटेड रहेंगे। केस 3 हमारे सिलेबस में है ही नहीं, क्योंकि केस 3 जो है वो इमेजिनरी रूट से रिलेट करता है। तो यहाँ जो रूट्स मिले हैं वो R1 = 4 एंड R2 = 2 ऐसे रूट्स हैं, और ये दोनों के दोनों रूट रियल तो है और रिपीटेबल नहीं है, और रिपीटेबल नहीं होने की वजह से केस 2 अप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो कौन सा केस अप्लीकेबल होगा यहाँ पे? केस 1। तो देयरफॉर केस 1 इज अप्लीकेबल। जैसे ही हमने केस आइडेंटिफाई किया, केस आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट हमें जाना पड़ता है जनरलाइज सॉल्यूशन के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ केस हमें जनरलाइज सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो केस 1 का जनरलाइज सॉल्यूशन जो होता है वो होता है Tn = C1 R1 raised to power n plus C2 into R2 raised to power of n। अब हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू है 4 और 2, तो सिंपली हमें R1 की जगह सब्स्टिट्यूट करना है 4 और R2 की जगह सब्स्टिट्यूट करना है 2। तो अभी जनरलाइज सॉल्यूशन जो मिलेगा वो रहेगा Tn = C1 into 4 raised to power of n plus C2 into 2 raised to power of n। So this was our step number 5. Next we have to go to step 6. Step 6 जो है वो है कंप्यूट द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट C1 एंड C2। C1 C2 ये दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है। अब दो कांस्टेंट्स हैं तो हमें दो इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, और दो इक्वेशन अगर बनाने हैं तो हमें दो इनिशियल कंडीशंस लगेंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमारे प्रॉब्लम में दो इनिशियल कंडीशन दी हुई है या नहीं। तो देयरफॉर इस प्रॉब्लम को अगर केयरफुली अगर आप देखोगे, हम जाते हैं वेरी फर्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे हमने प्रॉब्लम लिया था, वहां अगर जाएंगे तो केयरफुली देखना है कि हमें टोटल कंडीशंस कितने दी हुई है, क्योंकि इनिशियल कंडीशन कितनी है इस पे डिपेंड करता है। अब इस रिकरेंस को या इस प्रॉब्लम को केयरफुली देखो। T of n is equals to 1 if n equals to 0, otherwise 4Tn - 1 plus 2 raised to power n। यहाँ इनिशियल कंडीशन हमें एक ही दिया हुआ है, और C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें दो इक्वेशंस लगेंगे, और दो इक्वेशंस बनाने के लिए हमारे पास कम से कम दो इनिशियल कंडीशन चाहिए थी, लेकिन दो इनिशियल कंडीशन नहीं दी हुई। तो दैट्स व्हाई इस प्रॉब्लम में हमें एक नई चीज सीखने मिलेंगी, वो ये है कि अगर एक ही इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है फिर भी दो इक्वेशंस कैसे बनाना, तो दैट वी हैव टू स्टडी। तो नाउ स्टेप 4 स्टेप 5 हुआ था और अभी हमारा स्टेप 6 चल रहा था। तो हमारे पास C1 और C2 ऐसे दो अननोन तो है, लेकिन इनिशियल कंडीशन एक ही है, और एक ही इनिशियल कंडीशन है तो पहले वो एक इनिशियल कंडीशन से एक इक्वेशन फॉर्मुलेट कर लेते हैं, और दूसरा कैसे बनाएंगे दैट वी हैव टू स्टडी लेटर ऑन। तो हियर ओनली वन इनिशियल कंडीशन इज गिवन टू अस, और इनिशियल कंडीशन क्या था? T1 = 1 if n = 0। तो अभी हम क्या करेंगे, जो जनरलाइज सॉल्यूशन दिया था, क्या था जनरलाइज सॉल्यूशन जो हमें बनाया था? Tn = C1 into 4 raised to power n plus C2 2 raised to power n। यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? C1 into 4 raised to power 0 that will be equals to C1, and C2 into 2 raised to power of 0 that will be equals to C2। तो राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा? C1 plus C2 is equals to T0। T0 यानी क्या? T0 जो रहेगा यानी Tn, n की वैल्यू 0 पुट अप करा तो क्या होता है? 1, इसलिए C1 plus C2 is equals to 1।
So we got first equation C1 plus C2 is equals to 1 by substituting the initial condition Tn is equals to 1 if n equals to 0. तो ये एक इनिशियल कंडीशन दिया था, ये एक इक्वेशन फॉर्मुलेट करना था, वो हमने आसानी से बना लिया. आगे देखेंगे. Now in order to find the another equation we require one more initial condition and which is not given to us. इससे पहले वाला प्रॉब्लम जो हमने स्टडी किया था कल की क्लास में, होमोजेनियस रिकरेंस वाला, वहां पे हमें दो अलग अलग इनिशियल कंडीशन दिए हुए थे, और दो अलग अलग इनिशियल कंडीशन अगर दिए हुए हैं तो दो इक्वेशन बनाना आसान था. अब यहाँ एक ही इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, दूसरा इनिशियल कंडीशन कैसे? दूसरा इनिशियल कंडीशन अगर हमें नहीं दिया है तो हमेशा हमें एक मेथड अप्लाई करना पड़ेगा. दैट मेथड इज कॉल्ड एज बैक सब्स्टिट्यूशन. तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें दो दो कॉन्सेप्ट सीखने मिल रहे हैं. एक तो इन होमोजेनियस रिकरेंस को कैसे सॉल्व करना, और सेकंड एक ही इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है फिर भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना. तो एक ही इनिशियल कंडीशन अगर दिया था तो हम बैक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. बैक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म अप्लाई करने के लिए ओरिजिनल रिकरेंस क्या दिया था वो देखो. क्या था ओरिजिनल रिकरेंस? ओरिजिनल रिकरेंस था t of n is equals to 1 if n equals to 0, otherwise 4tn minus 1 plus 2 raised to power of n. अब हमें जो वैल्यू पता है वो कौन सी है? t0. क्यों? क्योंकि n is equals to 0 के लिए हमें t0 पता है. t0 की वैल्यू क्या होगी? 1. लेकिन जब कभी भी हम tn को डिफाइन करते हैं, tn कैसे डिफाइन किया जा रहा है? tn डिफाइन हो रहा है tn will be equals to 4tn minus of 1 plus 2 raised to power n. अब यहाँ देखो, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट अप करता हूं तो इक्वेशन क्या बनेगा? t1 is equals to 4t0 plus 2 raised to power n. n की वैल्यू 1 अगर पुट अप करेंगे तो t1 will be 0 plus 2 raised to कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में 4t0 इंटू कर रहे हैं, इसलिए t0 की फॉर्म में डिफाइन किया है और t0 हमें दिया हुआ है. इसलिए अभी हम क्या करेंगे, इस रिकरेंस में n की वैल्यू 1 पुट अप करके देखेंगे. तो tn यानी क्या बन जाएगा? t1. और ये रिकरेंस क्या बनेगा? 4 इंटू tn, n यानी कितना? 1. 1 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 0. तो ये t1 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, प्लस 2 रेज़ टू पावर 1. 2 रेज़ टू पावर 1 बोले तो 1. अब देखो t1 विल बी इक्वल टू 4 इंटू t0. t0 क्या है? tn इज इक्वल टू 1 इफ n इक्वल टू 0, यानी t0 कितना दिया है? 1. इसलिए हमने क्या किया? 4 इंटू 1 यानी 4 और t0 की वैल्यू 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 यानी कितना? 2. तो अभी हमको अनदर इनिशियल कंडीशन मिल गया, t1 की वैल्यू 6. भले ही हमको दिया हुआ नहीं था, चाहे तो पेपर सेटर या एग्जामिनर हमको ये वाली वैल्यू दे सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया क्योंकि वो चेक करना चाहते थे इसको बैक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके आता है. हमने बैक सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया और t0 के वैल्यू से डायरेक्टली हमने t1 की वैल्यू पता कर ली और tn की वैल्यू क्या मिल गई? 6. अब इस इनिशियल कंडीशन को यूज करना है. ओनली व्हाट वी हैव टू डू, जो भी जनरलाइज सॉल्यूशन हमने बनाया था उस जनरलाइज सॉल्यूशन में अभी n इज इक्वल टू 1 पुट अप करेंगे, t1 की वैल्यू 6 लिखेंगे और नया रिकर्सिव नया एक इक्वेशन बनाएंगे. क्योंकि पहला इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 1, और अभी हमें नया इक्वेशन चाहिए. तो नया इक्वेशन के लिए हम t1 इज इक्वल टू 6 इस इनिशियल कंडीशन को यूज करेंगे. तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी हैव टू यूज t1 इज इक्वल टू 6 इन ऑर्डर टू फाइंड अनदर इक्वेशन. तो व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली n इज इक्वल टू 1 पुट अप करेंगे. n इज इक्वल टू 1 पुट अप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास t1 इज इक्वल टू c1 इंटू 4 रेज़ टू पावर 1 प्लस c2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1. तो t1 की वैल्यू तो है हमारे पास 6, c1 इंटू 4 रेज़ टू पावर 1 यानी 4c1 प्लस c2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 यानी 2c2 यानी 4c1 प्लस ट्वाइस c2 इज इक्वल टू 6. तो 4c1 प्लस ट्वाइस c2 इज इक्वल टू 6. ये मिल गया हमारे पास दूसरा इक्वेशन. अगर हमारे पास दो इक्वेशन है तो हम आसानी से दो अननोन को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अभी c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 1 पहले इनिशियल कंडीशन से बनाया था इक्वेशन, और 4c1 प्लस ट्वाइस c2 इज इक्वल टू 6 ये बैक सब्स्टिट्यूशन यूज करते हुए दूसरा इक्वेशन बनाया था. ये दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा c1 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू -1. अभी आपको करके देखना पड़ेगा. c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 1 एंड 4c1 प्लस ट्वाइस c2 इज इक्वल टू 6. ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ c1 एंड c2. तो हमें मिल रहा है c1 इज इक्वल टू 2
and C2 is equals to -1. And now we have to go to our last step, that is the identification of complexity of a recurrence relation. तो कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफाई करते वक्त जो कोई भी ओरिजिनल हमारा रिकर्सिव जो जनरलाइज सॉल्यूशन था, उस जनरलाइज सॉल्यूशन में भी R1, R2, C1, C2 सबके वैल्यू हमारे पास है, सारे वैल्यूज पुट अप करेंगे। तो जनरलाइज इक्वेशन क्या था, जनरलाइज सॉल्यूशन क्या था, जनरलाइज सॉल्यूशन था T1 इज इक्वल टू C1 इंटू 4n प्लस C2 इंटू 2n। R1 हमारा 4 था, R2 हमारा 2 था, C1 की वैल्यू 2 हमने सब्स्टिट्यूट किया और C2 की वैल्यू -1 हमने सब्स्टिट्यूट किया। फिर जैसे हमारे पास T1 इज इक्वल टू जनरलाइज सॉल्यूशन का वैल्यू मिल रहा है 2 इंटू 4n माइनस 1 इंटू 2n, इस पूरे जनरलाइज सॉल्यूशन में से वो वाले टर्म्स हमको एलिमिनेट कर देना है जिनके कोएफिशिएंट नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले डिस्कस किया है कि कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन में माइनस कोएफिशिएंट वाले जो टर्म्स होते हैं उनको हम हटा देते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन में कोई रोल अदा नहीं करते। तो सिंपली वी हैव टू एलिमिनेट ऑल दोस टर्म्स व्हिच कोएफिशिएंट इज माइनस। तो -1 इंटू 2n, ये वाला टर्म यहाँ से हट जाएगा, तो Tn की वैल्यू क्या होगी, Tn विल बी इक्वल टू 2 इंटू 4n। तो ओनली आई एम हैविंग दिस टर्म। अब क्या करना है, असिम्प्टोटिक नोटेशन ऐड करते हुए हमें कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफाई करना है। तो असिम्प्टोटिक नोटेशन ऐड करते हुए कॉम्प्लेक्सिटी जब आइडेंटिफाई करेंगे तो Tn विल बी इक्वल टू थीटा, यानी asymptotic notation into 4n. So this will be the complexity of the given recursive relation. The final complexity will be T of n is equal to theta 4n. Is it clear to everybody? अभी आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस सर जो किया था वो एक बार बताओ। 6. क्या डाउट है? सर स्टेप नंबर 6 फिर से बताओ ना। स्टेप पर 6 कौन सा, ये वाला? सर इसके पहले वाला। सर इसके पहले से मतलब सर वो सब्स्टिट्यूट किया। हाँ, बैक हाँ, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। सर जनरलाइज सॉल्यूशन के बाद जो बताया ना आपने, उसके बाद वो वाला। ओके, तो यहाँ तक क्या आपको क्लियर है? जनरलाइज सॉल्यूशन तक क्लियर है, स्टेप 5 हाँ, तक सर। क्लियर है? ओके। हाँ। जैसे ही ये बन गया जनरलाइज सॉल्यूशन बनने के बाद अभी दिक्कत ये है कि C1 और C2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफाई करना है। इसका मतलब क्या, कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफाई करना इसका मतलब C1 इंटू 4n और C2 इंटू 2n, इनमें से बड़ी टर्म कौन सी है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अब ऐसे अगर देखने जाओगे तो आपको सीधा सीधा ही पता चल रहा है कि सर 4n ये वाला टर्म बड़ा है, बराबर है कि नहीं? तो 4n से कॉम्प्लेक्सिटी पता चल जाएगी। लेकिन बेटा अगर 4n ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई करने वाली टर्म C1 है और वही अगर निगेटिव रहेगी तो कोई मतलब रहेगा क्या? नहीं, ऑटोमेटिकली वो वाली टर्म एलिमिनेट हो जाती है। इसलिए ओनली बाय लुकिंग एट जनरलाइज सॉल्यूशन हम ये नहीं कह सकते कि इस रिकर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी 4n है या फिर 2n। 4n तब होगी जब C1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर C1 की वैल्यू नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्सिटी कितना रहेगा, 2n। इसलिए C1 और C2 फाइंड आउट करना जरूरी है। अब C1 और C2 फाइंड आउट करना जरूरी है और ये दो वैल्यूज है, तो आपको दो इनिशियल कंडीशन चाहिए। बट हमारी प्रॉब्लम को अगर हमको जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उस प्रॉब्लम को केयरफुली देखते हैं आप, तो ये कि हमको इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा गिवन रिकरेंस है, T of n इज इक्वल टू 1 if n इक्वल टू 0। एक ही तो इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, बाकी अदरवाइज है। यानी T of n इज इक्वल टू 1 कब n इज इक्वल टू 0, यानी T0 इज इक्वल टू 1 इतना ही आपको दिया हुआ है, बाकी दिया है क्या? नहीं। जब ऐसा नहीं दिया हुआ है तो फिर कैसा करने का, दैट वी हैव टू स्टडी। इसलिए जनरलाइज सॉल्यूशन हमारा बन गया। जनरलाइज सॉल्यूशन बनने के बाद में अभी C1 और C2 फाइंड आउट करने के लिए हमारा यह है कि हमको दो इक्वेशंस बनाने हैं। अब ये दो इक्वेशंस कैसे बनाएंगे? दो इक्वेशन बनाने के लिए हमने यहाँ लिखा भी है कि हमारा जनरलाइज सॉल्यूशन ये है, कांस्टेंट्स हमारे दो है, तो हमें दो इक्वेशन बनाने हैं और दो इक्वेशन बनाने के लिए कम से कम दो इनिशियल कंडीशन चाहिए, लेकिन हमारे पास है नहीं, एक ही दिया हुआ है। सबसे पहला काम एक जो दिया हुआ है ना उसको यूज करो और रिकर्सन को सॉल्व करो। एक क्या दिया हुआ है, T of n इज इक्वल टू 1 if n इक्वल टू 0।
तो इसको यूज करके एक इक्वेशन बना लो। तो क्या बोलता है, टी ऑफ एन इज इक्वल टू 1 इफ एन इक्वल टू 0। तो आपका जो जनरलाइज सॉल्यूशन है कौन सा है, जनरलाइज सॉल्यूशन टी एन इज इक्वल टू C1 इंटू 4n प्लस C2 इंटू 2n। यहाँ पे एन की वैल्यू 0 पुटअप करो। तो अभी डालते हैं हम, टी 0 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, टी 0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। बाद में C1 इंटू 4 तो ये 4 क्या होता है हमेशा 1। तो ये वाली टर्म को सॉल्व करो, 4 हम ये वाली टर्म को सॉल्व करेंगे। इस टर्म को अगर सॉल्व करेंगे तो 4 1 यानी ये हो गया ओनली C1, और 2 1 यानी ये हो गया C2, यानी C1 प्लस C2 विल बी इक्वल टू T0। T0 की वैल्यू क्या है 1, इसलिए पहला जो इक्वेशन मिला वो बना C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. क्लियर सभी को? अब हमको Yes, sir. ये इक्वेशन तो मिल गया C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1, लेकिन आगे का नहीं पता है। आगे का बनाने के लिए हमको, आगे का अगर हमें बनाना है तो आगे का बनाने के लिए हमें एक वैल्यू लगेगी, और वो वैल्यू क्या रहेगी, एक इनिशियल कंडीशन। लेकिन इनिशियल कंडीशन दी हुई है क्या हमको? नहीं। इनिशियल कंडीशन अगर हमें नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या दिया हुआ है, ओनली T0 दिया है और बाद में ये वाली वैल्यू दी है। तो जरा देखो इस रिकर्सन को ध्यान से देखो, इस रिकर्सन को देखो, दिस वन वेयर इज द पॉइंटर। ये T of n is defined in terms of Tn-1। देखो T of n is defined Tn-1। अभी T of 0 मेरे को पता है तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, T of 1। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये वैल्यू कौन सी है, n-1। n-1 अगर हमें पता रहा तो हम n कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमें जो चीज पता है वो कौन सी है, 0, यानी T0 पता है। T0 पता है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, T1। इसलिए हमने इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1 पुटअप किया। n की वैल्यू 1 पुटअप अगर करते तो क्या हो जाएगा, T1 यानी T1 इज इक्वल टू 4T1 माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा, ये 4T0 प्लस 2⁻1, यानी क्या हो गया 4T0 प्लस 2। अब 4T0 यानी क्या, T0 यानी कितना होता है 1, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 4 into 1 plus 2 that will be equals to 6, इसलिए T1 is equals to 6 मिला। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. बस वही बैक सब्स्टिट्यूशन करना था। एक्चुअली दूसरा इनिशियल कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो पहले वाले को यूज करके नेक्स्ट वाला कैसे पता करना। तो नेक्स्ट वाला कौन सा हो सकता है, T ऑफ n। नेक्स्ट वाला हो सकता है T ऑफ n। तो T ऑफ n आपको कैलकुलेट करने के लिए T ऑफ 0 पता रहेगा तो आप T ऑफ 1 कैलकुलेट कर सकते हो। इसलिए हमने यहाँ पे T ऑफ 1 कैलकुलेट किया था T ऑफ 0 से। ये समझा? इससे T ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 हमें पता चल गया। आफ्टर दैट T ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 डाल दिया, और T ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 डालने के बाद में हमने जनरलाइज रिकरेंस में n की जगह 1 डाल दिया। तो T ऑफ n यानी T ऑफ 1, C1 इंटू 4⁻1 बोले तो 4C1, C2 इंटू 2⁻1 बोले तो 2C2, यानी 4C1 प्लस 2C2 इज इक्वल टू T1। T1 कितना है 6, इसलिए मिला 4C1 प्लस 2C2 इज इक्वल टू 6। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, दोनों को सॉल्व करेंगे तो C1 और C2 पता चल गया, और जैसे ही C1 C2 पता चल गया इनको हमने यहाँ पे डाल दिया। नेगेटिव वाले टर्म कौन सा है ये, तो इसको पूरा माइनस कर दिया तो बचा क्या, T1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4⁻n, और T1 इंटू 2 इंटू 4⁻n में 2 को हटाने का उसके लिए सिम्प्लिटिक कॉम्प्लेक्सिटी डाल देने का। तो फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या मिलेगी, T ऑफ n इज इक्वल टू थीटा इंटू 4⁻n। यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. हाँ। एंड Yes, आफ्टर sir. दैट, हाँ यस सर। अभी आपके पास ये असाइनमेंट के लिए मैंने प्रॉब्लम दी है, तो आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। असाइनमेंट के तौर पे मैंने ये प्रॉब्लम दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका ये वाला, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
और असाइनमेंट के तौर पे और एक प्रॉब्लम है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने तीन आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम दिए हैं, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3 एंड प्रॉब्लम नंबर 4। आपको तीनों प्रॉब्लम ट्राई आउट करना है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।